Assalamualaikum dear students, hope you all are doing well. I am कुरतुल नूर। आज मैं आप लोगों के लिए केमिकल बॉन्डिंग लेके आई हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बुक का। केमिकल बॉन्डिंग जो फर्स्ट ईयर में है वो तो बहुत कम दिया हुआ है, उसमें जो टॉपिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा कम दिए हुए हैं, मगर जब हम इसको BS के लेवल पे पढ़ते हैं या हायर क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे तो ये बहुत काफ़ी डिटेल में है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में ही बताऊँगी। दोनों यानी कि कर सकते हैं बच्चे, यानी कि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसको कवर कर सकते हैं और हायर लेवल के बच्चे भी इसको कवर कर सकते हैं। टॉपिक्स मैं बताऊंगी, फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स भी मैं करूंगी और हायर लेवल के टॉपिक जो BS लेवल है उसके भी टॉपिक्स कवर करूंगी। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग को देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फोर्स होती है, जो एक फोर्स है जो कोई भी दो एटम्स को, दो मॉलिक्यूल्स को, दो आयंस को जोड़ती है। ठीक है, उसको हम बॉन्ड कहते हैं। कोई भी फोर्स किसी भी दो एटम्स को, दो आयंस को, दो मॉलिक्यूल्स को जब जोड़ेगी ना, उसको हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। क्या इसकी डिफाइन है? हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द टू एटम्स और आयंस टुगेदर एक मॉलिक्यूल में इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। और इस प्रोसेस, इस कम्बिनेशन जो कंबाइन हुए हैं, एटम और आयंस जो कंबाइन हुए हैं, इनके इस प्रोसेस को हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि सोडियम है, सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका। तो पहले फर्स्ट शेल में तो 2 आ जाएंगे, नेक्स्ट शेल में 8 आ जाएंगे और जो थर्ड शेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 11 बन गए ना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 7 चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 7 तो इसे कोई नहीं देगा और इसका दूसरा वाला शेल है वो कंप्लीट है, ऑक्टेट है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, किसको दे देगा? किसी और एटम को दे देगा। जैसे हमने क्लोरीन की एग्जांपल ले ली है, क्लोरीन के जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 17 होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है वो 2 फर्स्ट शेल में एटॉमिक नंबर 17 है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, 2 उसके बाद 8 दूसरे में, उसके बाद 7 थर्ड में। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसके पास थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अगर इसको एक सोडियम भी जो है, एक अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट कर देगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, यानी कि लिया है सोडियम से और लूज़ किया। ठीक है, इसने सॉरी गेन किया और सोडियम ने लूज़ किया है, यानी कि दिया है अपना इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने ले लिया है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस शेयरिंग को, यानी कि सोडियम ने दिया है, क्लोरीन ने लिया है, इस शेयरिंग को हम क्या कहते हैं? फोर्स। अट्रैक्शन हुई है ना, कि फोर्स है, कोई लगी है, फोर्स हुई है कि उस फोर्स लगी है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाला है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन उसका ले लिया है, तो एक बॉन्ड बना है दोनों में। जब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन, इसने निकाला है, इसने लिया, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। इसको हम इस प्रोसेस, कम्बिनेशन के प्रोसेस को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इसका जब मिलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होल्ड करते हैं दोनों एटम्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ये जो सी एग्जांपल है ये आयनिक बॉन्ड की हो जाती है। एग्जांपल कि आयंस है ना, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर आया। पहले तो एक एटम था, एक एलिमेंट था हमारे पास सोडियम, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसने गेन किया है ना, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है, एक तरह से ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, अगर हम देख लें कि हमारे पास न्यूट्रल एटम है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इस तरह 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, 2 फ्लोरीन है, इस तरह डिफरेंट एटम्स हो जाते हैं, डिफरेंट एटम्स मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। डिफरेंट एटम्स है ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एक एटम इसका मिला है तो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है। और HCl इसी तरह डिफरेंट एटम्स हैं मिले और मॉलिक्यूल बना है। तो यही कह रहे हैं कि जब न्यूट्रल एटम या दो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इस तरह वो यही कह रहे हैं, अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो ये क्या करते हैं? अगर किसी भी दो एटम है सेम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, या उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं या शेयर करने हैं, शेयरिंग करनी है, तो उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या मतलब है? इनकी टाइप्स में अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बस ये देख लें। जिनमें आयंस होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है, उनको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो शेयरिंग होती है, शेयरिंग की
वजह से जो बनते हैं हमारे पास उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे दो हाइड्रोजन है ना, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, ये वैसे ही मैंने शो करवाया, ये नहीं लिखना, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने शेयरिंग कर ली तो एक बॉन्ड बना लिया। इसमें ऑक्सीजन के इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। ऑक्सीजन का पहले देख लेते हैं। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 होते हैं और सेकंड शेल में 6, तो ये 8 बन जाते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 होते हैं ना, 1 2 3 4, और ये एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसके पास 6 हो गए। और इसी तरह ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 और 6, इन दोनों ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। शेयरिंग की है ना इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7, इसका एटॉमिक नंबर 7 है और आउटर मोस्ट शेल में इसके 5 होंगे, तो 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके भी 5 आउटर मोस्ट शेल में, इसके भी 5 आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 इसने शेयर किया और 3 इसने शेयर किया, तो ट्रिपल हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह वाटर है, डिफरेंट एटम्स हैं, तो इसी तरह मैंने बताया ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों तो पेयर्ड है, तो एक अनपेयर्ड है, तो इसके साथ जाके पेयर्ड अप हो जाएगा, शेयर कर लेगा, तो हमारे ये अभी अपेयर्ड हो जाएगा और हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर शो हो जाएगा। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड देख लेते हैं। केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स की होती हैं मेनली, ये वैसे बुक्स में बताई नहीं जाती, मगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करी हूँ। हमारी बुक में सिर्फ हमें यही बताया जाता है, सिर्फ ये चीज़ बताई जाती है। 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होते हैं, इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं, ठीक है। इंटर एटॉमिक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है और मेटेलिक बॉन्ड आता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। लूज़ करते हैं, पॉजिटिव जो होता है लूज़ करता है, नेगेटिव गेन करता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं वो शेयर करके। और कोवेलेंट बॉन्ड ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी इसकी जो टाइप्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग होती है, यानी जो न्यूट्रल एटम्स होती हैं या डिफरेंट एटम्स होते हैं वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन या 3 3 डबल ट्रिपल यानी कि बॉन्ड बनाते हैं, जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करता है, ठीक है, एक लूज़ करता है और एक गेन करता है, यानी कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करता है। हमारी साइंस में ये कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आप लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो आप अलहदा ना पढ़ें, कोऑर्डिनेट इज़ जस्ट अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी शेयरिंग होती है, बस ये है कि इसमें एक ही एटम जो सा होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। इसी तरह मेटेलिक क्या है? मेटेलिक जो सा है मेटल्स की शेयरिंग, जैसे हमारे पास आयरन के रॉड है, जैसे कॉपर के आयरन, जैसे फेरिक के हमारे पास हैं मेटल है हमारे पास, और जिस तरह हमारे पास कॉपर के मेटल्स हैं। तो जो आयरन है, जैसे चलो कॉपर ले लेते हैं, कॉपर के अंदर जो एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, अंदर तो न्यूक्लियस होता है और बाहर जो सा होता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। हर किसी के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। पता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ओवरऑल जो सा हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही कह रहे हैं, बहुत सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ ले रहे होते हैं। जैसे ये है ना, ये इधर से भी इसको खींच रहा है, ये इधर से भी खींच रहा है इसको, ये जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन है ना हमारे पास, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, ये दोनों इसको एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इसी तरह ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है, एक क्रिस्टल बना लेंगे। इस क्रिस्टल को, इस नेटवर्क को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ये हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये लिक्विड स्टेट में ज़्यादा पाया जाता है, मगर जब हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तो हम सॉलिड स्टेट में भी इसको देखेंगे। अब इंटरमोलिक्यूलर क्या होते हैं? इंटरमोलिक्यूलर में वंडरवाल फोर्सेस हो जाती हैं, जैसे डाइपोल फोर्सेस आ जाएंगी, इसमें हमारे पास इंड्यूस्ड आ जाएंगी। सब जो सी है ना, ये वंडरवाल फोर्सेस
की जो हैं वो इंटरमोलिकुलर में आ जाएंगी। और इसमें इंटरमोलिकुलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वंडरवाल फोर्सेस के 6 टाइप्स हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ तो इसके 6 जो है ना वो टाइप्स हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 टाइप्स हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं केमिकल बॉन्डिंग में, क्या क्या हमने आगे जाके पढ़नी है। तो इसमें मेन डिफरेंस जो सा होता है, जो इंटर एटॉमिक है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखिएगा अगर डिफरेंस पूछ लें। और इंटरमोलिकुलर वो वीक बॉन्ड होता है। और इसकी जो एनर्जी होती है ना वो हमेशा 200 से 400 किलो जूल पर मोल में लाई करेगी। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट मेटालिक, इनकी जो एनर्जी होगी। और जो इंटरमोलिकुलर की एनर्जी होगी यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवाल फोर्सेस की जो एनर्जी होगी वो 2 से 40 किलो जूल पर मोल के दरमियान लाई करेगी। वैसे बुक्स में 32 या टीचर्स 32 पढ़ाते हैं, मगर राउंड अबाउट 40 ही है, ठीक है। उसके बाद हम कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं कि जो बॉन्ड है हम देखते हैं कि बॉन्ड क्यों बनता है। बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड क्यों बनता है। पहले हम पुरानी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। जो आजकल नई थ्योरी चल रही है हमारी बुक्स में उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो पुरानी थ्योरी है, जो साइंटिस्ट ने कहा था कि बॉन्ड बनाना क्यों ज़रूरी था और बॉन्ड को हम क्यों फॉर्म करते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी, इस दुनिया में कोई भी एलिमेंट है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कि मेरे पास स्टेबिलिटी आ जाए, मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, यानी कि मैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन इनर्ट गैसेस की तरह बिहेव करूँ। जो इनर्ट गैस है यानी कि जो हमारा 7 ग्रुप है, जिसमें है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि मॉडर्न थ्योरी, जो पुरानी थ्योरी थी वो क्या कह रही थी कि टू अचीव ऑक्टेट रूल, यानी कि टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, ये भी कह सकते हैं टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, कि हर एलिमेंट चाहता है कि जिस तरह है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब चाहते हैं कि हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है, हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहे। तो जिस तरह है मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इनका जो वेलेंस शेल होता है ना, इनका जो ग्रुप 7 है ये हमारे पास, सॉरी ये ग्रुप 8, ठीक है। जो ग्रुप 8 है हमारे पास 7 तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो वाला है ना, जो नोबल इनर्ट गैस है हमारे पास। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनकी जो आउटर मोस्ट है जो हाइब्रिडाइजेशन है 2s2 2p6 नियोन की है। हीलियम की तो छोड़ दें, हाइड्रोजन हीलियम तो दूसरे नंबर पे आता है, इसका डुप्लेट रूल कंप्लीट है। और जो आर्गन है इसका 3s2 3p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स के आटोमोस्ट शेल में है। क्रिप्टॉन के 4s2 4p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आटोमोस्ट शेल में है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करता है, जिसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है उसने वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, ठीक है। और इनकी वैलेंस शेल जो सा होता है इनको हम इससे डिनोट करते हैं ns2 np6। इनका जो वैलेंस शेल होता है कि वैलेंस शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आप लोगों को शेल्स, शब सेल्स, ऑर्बिटल्स के बारे में नहीं कुछ पता तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख लें, मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी कि कैसे एटम्स में ऑर्बिटल्स रिवॉल्व करते हैं, LK, LMN क्या है, SPDF क्या है, तो मैं सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ जाके वीडियो को वॉच कर लें, आप लोगों का टोटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पुरानी थ्योरी थी। तो आज हम मॉडर्न थ्योरी देखते हैं जो हमारी बुक्स में है। तो वो ये कहते हैं टू लोअर, यानी कि बॉन्ड हम क्यों बनाते हैं, टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको कम करें तो ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। बॉन्ड स्टेबल तभी होगा कि जब सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। हम एग्जांपल से देखते हैं, मैंने लिख दिया जो सिस्टम इज स्टेबल, सिस्टम सब स्टेबल होगा जब उसकी एनर्जी जो सी होगी लोएस्ट, कम होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक रिंग है हमारे पास, चलो रिंग ले लेते हैं, उसके ऊपर ये बॉल पड़ी हुई है, ठीक है। और एक हमारे पास एक ये रिंग है और रिंग के अंदर बॉल पड़ी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि कौन सा, यानी कि ये स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि ये स्टेबिलिटी ज़्यादा स्टेबल हो सकती है कि ये ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, क्योंकि ये अंदर है, इसके गिरने के चांसेस कम है और इसके गिरने के चांसेस, ये स्टेबल बहुत मुश्किल से होगी, गिर सकती है ये, मगर ये अंदर है तो ये स्टेबल है। तो यही कह रहे हैं, इधर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर सबसे ज़्यादा होती है और नीचे पोटेंशियल एनर्जी
कम होती है, ठीक है। अंदर या नीचे जो होती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जिधर पोटेंशियल एनर्जी लोअर होगी वो सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, वो सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह हमने दूसरा एटम ले लिया बी, ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में। और इनके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये ए का है और ये इलेक्ट्रॉन्स बी का है। जैसे न्यूक्लियस ए का है ये, और एन न्यूक्लियस बी का है, इलेक्ट्रॉन ए का है और इलेक्ट्रॉन बी का है। इसी तरह वो यही कह रहे हैं कि एन ए, और अगर हम दोनों के एन ए और एन ए ले लेते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे। अगर हम इनको मिक्स कर दें, यानी कि एक न्यूक्लियस लें और एक इलेक्ट्रॉन्स ले लें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस जो से होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये आप लोगों को चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसी तरह ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सेम चार्जेस हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके जाके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला नहीं इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बी के न्यूक्लियस को जाके अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स इज़ हायर देन रिपल्सिव फोर्स। इस तरह अट्रैक्शन फोर्स जो सी होगी वो हायर है। जिस तरह अट्रैक्टिव फोर्स हायर होती रहेगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते करते वो इतना करीब आ जाएंगे, वो काफ़ी क्लोज आ जाएंगे, उनका डिस्टेंस क्लोज हो जाएगा। और ये जो से इनकी इतना जब हम ज़्यादा इनको क्लोज कर देंगे तो ये रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे और इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये स्टेबिलिटी गेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमने इनको इतना करीब नहीं लाना कि पोटेंशियल एनर्जी हम इनकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दें और हमारे पास स्टेबिलिटी रहे ना। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करनी है, हमने पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है, जिसकी वजह से हम स्टेबिलिटी आराम से गेन कर पाएँ। तो इनका जो डिस्टेंस होगा ना, अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्शन अट्रैक्ट कर करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को या न्यूक्लियस को इनके दरमियान में होकर उसको हम बॉन्ड लाइन करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ हमारी बुक में बना होता है एक, कि इससे बताएं कि बॉन्ड लेंथ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कैसे हुई है, मैक्सिमम कैसे हुई है। तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, हमने लेना है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमने आर लेना है। आर मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। किसी भी दो एटम्स का डिस्टेंस जो होता है उसको हम आर कहते हैं। अगर आर में कहूँ बहुत ज़्यादा है, यानी कि किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, एक्स है, यानी कि इन्फिनिटी के तौर पर, यानी कि एक एटम के दरमियान जो है वो 100 सेंटीमीटर है, कोई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और दो एटम्स के दरमियान इतना ही है 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर इसका ज़्यादा है, आर जो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इधर ज़ीरो है ना। अगर इसका अगर ये आर जो सा है वो इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो होगी। इसी तरह वो यही कह रहे हैं कि जब आर इसका डिस्टेंस अगर कम होता जाएगा, इसका अगर आर कम होता जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होती जाएगी। जिस तरह आर छोटा होता जाएगा, एटम्स का डिस्टेंस छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होगी, ठीक है। इसका जो इस डिस्टेंस और इसके दरमियान जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जिधर तक ये आके मिनिमम हुआ है पोटेंशियल एनर्जी और जाके ये आगे जाके इंक्रीज़ हुआ है ना, मगर जैसे जैसे ये कम होता गया और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होती गई है, तो इसमें क्या है, रिपल्सिव फोर्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे और इसका जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, जिसको हम आर नोट से डिनोट करते हैं। और जिस तरह हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करते रहेंगे तो इसी तरह रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होती रहेगी और स्टेबिलिटी गेन नहीं हो पाएगी। अगर कोई हमसे पूछे कि आर नोट क्या है तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि आर नोट है, बॉन्ड लेंथ है हमारे पास। और इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों मिनिमम हुई है, हमें यही पता चल रहा है अट्रैक्टिव फोर्स जो सी है वो ज़्यादा थी पहले, उसके बाद वो जब पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज़ हुई है, ये पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछे कि क्यों इंक्रीज़ हुई है तो आप लोग यही कहेंगे कि पहले तो पोटेंशियल एनर्जी जो सी डिक्रीज़ थी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, तो बाद में ये रिपल्सिव फोर्स की तरफ चली गई और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन नहीं हो पाई। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हम बुक में दिया हुआ है।
सो होप कि आप लोगों को अंडरस्टूडेबल हो गया होगा सारा कि हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग क्या चीज़ है। तो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करूँगी, उसके बाद कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड को, उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे और बाकी चीज़ें करेंगे, वेस्पर थ्योरी और एमओटी सब चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच।